वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में लाइफ साइंस स्टूडेंट्स को अपना रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, एक परफेक्ट फॉर्मेट क्या बन सकता है, और साथ ही में बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो हम रोजाना देखते आते हैं रेज्यूमेस के अंदर, उन चीजों के ऊपर भी कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं लाइफ साइंस रिलेटेड, अगर आपको बहुत सारी अपडेट रिक्वायर्ड है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम कॉमनली मिस्टेक समझ लेते हैं जो हर एक कैंडिडेट करता है जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जहां पर सबसे पहली मिस्टेक है रेज्यूमे को कॉपी करना। आपने आपके फ्रेंड से रेज्यूमे ले लिया, अपनी डिटेल्स डाल दी, कंपनी में अप्लाई कर लिया। हर एक कंपनी के पास अपना अपना एक एल्गोरिदम सेटअप होता है जिनके थ्रू वो हजारों रेज्यूमे को शॉर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो हजारों रेज्यूमे बैठ के रीड करेंगे, ऑब्वियस सी बात ना। तो उनके पास एक एल्गोरिदम होता है जिनके थ्रू जब ये चीजों को फॉरवर्ड करते हैं तो वो एल्गोरिदम कॉमनली यूज्ड वर्ड, जैसे अगर आपके रेज्यूमे में एक वर्ड कॉमन है तो दूसरे के रेज्यूमे में चेक करेंगे तो क्या वो सेंटेंस, क्या वो कह लो आप एब्स्ट्रैक्ट कॉमन है। अगर ऐसी कॉमन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो उन रेज्यूमे को बाहर कर दिया जाता है, तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है। तो एचआर टीम तक भी आपका रेज्यूमे नहीं पहुंचता है। तो यही गलती है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते आ रहे हैं, रेज्यूमे कॉपी करना बंद कर दो। फॉर्मेट भी मैं देने वाला हूं कैसे आपको एक रेज्यूमे प्रिपेयर करना चाहिए, समझे। दूसरी मेजर गलती जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, रेज्यूमे के अंदर झूठ बोलना। कोई स्किल नहीं पता रहती है फिर भी वो उसमें डाल देंगे कि नहीं मुझे ये स्किल्स पता है। अब जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यूअर आपको स्किल्स के बेस के ऊपर से चीजें पूछने वाला है। अब वहां पर फिर आप झूठ बोल देते हो, रेज्यूमे पकड़ लेगा, जो इंटरव्यूअर है वो पकड़ लेता है कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, चाहे आपका रेज्यूमे हो गया चाहे आपका इंटरव्यू हो गया। वहां पर अगर आपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया तो भाई आप फंसते फंसते जा रहे हो, समझे। तो ये गलती आपको करनी नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट गलती, रेज्यूमे को लेंदी मत बनाओ। बहुत सारे मैंने कैंडिडेट्स के रेज्यूमे देखे जहां पर इतने लेंदी रेज्यूमे होते हैं, 3 4 5 पेज के रेज्यूमे। भाई एक इंटरव्यूअर ना आपका रेज्यूमे मुश्किल से 15 सेकंड देखेगा, स्किल्स देखेगा क्या क्या स्किल्स हैं। अगर स्किल्स ढंग की है तब जाकर के वो क्वालिफिकेशंस चेक करेगा, उसके बाद जाकर के एक्सपीरियंस वगैरह देखने वाला है। तो स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। अगर ढंग की स्किल्स नहीं रहेगी तो आपका रिज्यूमे 15 सेकंड भी नहीं देखा जाएगा, समझे। अगली मेजर गलती जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, काफी सारे यहाँ पर मास्टर्स पीएचडी होल्डर्स बन चुके हैं, तो आप लोग ग्रामेटिकल एरर्स कैसे कर सकते हो, ये गलती के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। काफी सारे हम ग्रामेटिकल एरर्स देखते हैं, मिस्टेक्स देखते हैं, कहीं पर फुल स्टॉप आना चाहिए वहां पर कॉमा आ जाता है, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो ये गलती आपको करनी नहीं है। अगली मेजर गलती जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का देखा गया कि वो रेज्यूमे ज्यादा कंपनीज में नहीं भेजते हैं। अगर भेजते हैं तो कॉमन रेज्यूमे भेजते हैं। एक कंपनी में अप्लाई करना है, कोई डिफरेंट पोस्ट है तो वहां पर सेम रेज्यूमे डाल देंगे, दूसरे कंपनी में अप्लाई करना है तो वहां पर भी सेम रेज्यूमे डाल देंगे। तो भाई ऐसा आपको करना नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी और कहां पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके हिसाब से आपका रेज्यूमे वेरी करने वाला है। तो ये गलती आपको करनी नहीं है, सेम रेज्यूमे उठा करके दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, ये चीजें बहुत ज्यादा गलत बनती है, समझे। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं जो आप लोगों को इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। जिस भी कंपनी में आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली उस पोस्ट में आपको क्या काम करना पड़ेगा, साथ ही उस पोस्ट के अंदर वहां पर उस कंपनी में कौन कौन से कैंडिडेट प्लेस्ड हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गूगल से लेनी पड़ेगी। सैलरी पैकेज जो है क्या क्या दिया जाता है, कितना आवर्स वर्किंग है, ये सारी की सारी चीजों की आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। साथ ही में उस कंपनी में, जैसे अगर आप कह लो सन फार्मा है तो ये कंपनी टॉप पर क्यों है, फाइजर कंपनी, ये कंपनी बेस्ट क्यों है, तो इन दोनों का आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। तो जिस भी कंपनी में आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के कह लो प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, या फिर आप कह लो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। और ये इंटरव्यू के टाइम पे ना एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बनता है। काफी सारे कैंडिडेट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने इस मेथड को यूज किया था और उनको काफी बार सिलेक्शन मिल गए थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, आपका एनालाइजिंग स्किल्स कितनी ज्यादा बेटर है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप खुद सोच के देखो, आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, इंटरव्यूअर को आप बता रहे हो कि नहीं सर आपकी कंपनी इसी चीज में लैक कर रही है, या फिर आप कह लो कि आई फाउंड दिस मिस्टेक्स, कुछ ऐसी चीजें। इंटरव्यूअर खुद शॉक हो जाएगी, भाई इससे मेरे कंपनी के बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे है। क्यों इंफॉर्मेशन ज्यादा है? बिकॉज यू हैव शोन इंटरेस्ट इन हिज कंपनी। अब वो आपके अंदर इंटरेस्ट ढूंढेगा। व्हाट द पॉइंट, क्या चीजें बनने वाली है, 4 5 पॉइंट अगर आप नहीं करते हो या फिर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखते हो तो भाई इंटरव्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती। आराम से आप इन चीजों को गो थ्रू कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि आपको रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या रखना चाहिए।
साइड में जो आप चीजें देख रहे हो ये सिंपल फॉर्मेट का रिज्यूमे बनता है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनता है। सबसे पहले अपना नाम डालिए, उसके बाद आपका क्या क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट क्वालिफिकेशन की और मास्टर्स इन दिस ये चीजें आप लोग डालिए। उसके बाद अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए। एड्रेस शॉर्ट में रखिए, ठीक है, पूरा बड़ा एड्रेस उनको नहीं चाहिए, वो आपको घर पे आके देखने नहीं वाले कि आप घर पे रहते हो कि कहाँ रहते हो, समझ रहे हो। शॉर्ट में एक एड्रेस डालिए। अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई महाराष्ट्र करके चीजें गो थ्रू कर सकते हो। डिटेल्स क्लियर हो गई। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स। समझ रहे हो, आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होने वाले हैं। ये भी बहुत सारी मिस्टेक्स रहती है कि कैंडिडेट्स एक ऑब्जेक्टिव को दूसरे कंपनी में डाल देते हैं, फिर वही सेम चीज कॉपी करके कहीं और अप्लाई कर देते हैं। तो प्लीज आप लोग ये चीजें मत कीजिए, समझे। डिटेल्स क्लियर होगी। ऑब्जेक्टिव्स में आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। देखो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चेंज होता है कंपनी टू कंपनी एंड पोस्ट टू पोस्ट। अगर आपने बीएससी वगैरह करके रखा तो आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे, अगर आपने बीटेक वगैरह करके रखा तो आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे, समझे। सेम थिंग। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे कहा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, समझे। काफी सारे कैंडिडेट्स वहां पे स्किल्स डालते हैं, बट पर्सनली जो प्रेफरेंस देखा गया है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर स्किल्स और फिर एक्सपीरियंस वगैरह को देखा गया। तो आप भी यही फॉर्मेट यूज कीजिए, आपके लिए चीजें बेटर बनने वाली, समझे। तब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री उससे सबसे पहले डालिए, समझे। उसके बाद फिर लोअर 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 करते हुए आप 12th तक ही डालिए, उससे ज्यादा मतलब कम वाली डिग्री को डाल के मतलब नहीं, समझे। तो ऐसे आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन से डिटेल्स एंटर करनी है। अब उन डिटेल्स के अंदर भी क्या डालना है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एन इंस्टिंक्स, अगर आपने बीटेक करके रखी है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर एन एग्जांपल, तो आपका क्या स्कोर था, साथ ही में आपने कहां से पास आउट किया था, कौन से साल में पास आउट किया था, ये चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हो। सिंपल होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। अगला सबसे ज्यादा मेजर पार्ट, सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर काफी सारी गलतियां करते हैं, समझ रहे हो, ये है स्किल्स का डिपार्ट, समझ रहे हो। अब ये आपके रेज्यूमे का 50% वेटेज रखता है, 50%। अगर आपके पास स्किल्स नहीं रहेगी तो कंपनीज का सिलेक्ट होने का फैक्टर आपका बहुत ज्यादा कम बन जाता है। ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर आउट करना चाहता हूँ। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो डिग्री लेकर के बैठ जाते हैं। अब वो ये मिथ में रहते हैं कि मेरे पास डिग्री है तो मुझे जॉब मिलेगा, ये बहुत ज्यादा गलत चीज बनती है, समझ रहे हो। आज का एरा में जहां पर स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मैं अभी भी कहूंगा जॉब्स इतने अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो। डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट अगर आपका रिज्यूमे पावरफुल रहेगा, अगर आपके पास स्किल्स पावरफुल रहेगी तो आपको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाएगा। मुझे आप लोग से इतना ही समझे। अब स्किल्स के अंदर जो कॉमनली यूज्ड स्किल्स है, कॉमनली यूज्ड स्किल्स है, जहां पर सबसे पहली चीज है ओबीडेंसी। ऑब्वियस बात है, आप कितना ज्यादा ओबीडियंट हो, आपके पास एनालाइजिंग की स्किल्स कितनी बेटर है। अगर आप बायोटेक डोमेन से बिलोंग करते हो तो डीएनए, पीसीआर, फिर और भी बहुत सारे ऐसी स्किल्स रहती हैं, उनके ऊपर आपका कमांड कितना बेटर है। अब यहां पर स्किल्स चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर डोमेन। अगर आपने बीएससी वगैरह करके रखा तो आपके पास एनालाइजिंग स्किल्स काफी ज्यादा रहनी चाहिए, समझ रहे हो। पेपर पब्लिकेशंस हो गए और भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस आपने कितने अटेंड किए, ये सारी की सारी चीजों का स्किल्स वहां पर आना चाहिए, समझे। डिटेल्स क्लियर हो गए। तो स्किल्स वाला डिपार्टमेंट चेंज करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अगर आपने बीटेक वगैरह करके रखी है तो उसके हिसाब से आपके स्किल्स चेंज होगी। साथ ही में कंपनी में किस चीज की डिमांड है, किस चीज की डिमांड है। अगर वहां पर एक बीएससी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है एक बीटेक कैंडिडेट को बाद में सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब सिलेक्ट होने का चांसेस काफी कम बन जाता है, समझे। पॉइंट क्लियर होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया। 3-4 चीज तो कॉमन ही बनती है, कुछ भी आप कर लो, जहां पर कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। साथ ही में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल नॉन वर्बल, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो उस इंटरव्यू में, आपके रेज्यूमे वाया, ये सारी की सारी चीजें बहुत सारी डिफाइन कर देती है आपके स्किल्स के। तो ये 2-3 चीज के ऊपर अगर आप काम करोगे तो हाँ, आपके लिए चीजें बेटर बनने वाली। रिक्वायर्ड रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप अपने कम्युनिकेशन और साथ ही में कंप्यूटर स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, समझे। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आता है एक्सपीरियंस का। अब ये डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहां पर एक्सपीरियंस में अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो जिन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, केवल आपके पास एक डिग्री है, तो वहां पर आप क्या चीजें डाल सकते हो, आपके मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स, उन चीजों को आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने कहीं पर इंटर्नशिप की है, कुछ भी वर्क फ्रॉम होम किया है, कोई भी सर्टिफिकेशन आपने लिए है, बहुत सारे मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन दिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हो, उन चीजों को आप लोग मेंशन कर सकते हो, समझ लो। तो इंटर्नशिप, वर्क फ्रॉम होम, जॉब्स हो गए, असेसमेंट्स की चीजें हो गई, बहुत सारे वर्कशॉप्स हो गए, वॉलंटियर वर्क्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स हो गए, ऐसे अगर आपने कुछ भी वर्क किए रहेंगे तो एक्सपीरियंस वाले डिपार्टमेंट में आप लोग ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है, आपका सैलरी पे आउट बढ़ सकता है, और भी बहुत सारी चीजों में आप लोगों को फर्क पड़ सकता है,
एक्सपीरियंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनता है आज के टाइम पर। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिन्होंने 3 4 5 साल कहीं पर जॉब किया है, उनको क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती है कि उन्होंने एक प्रोफाइल वर्क के ऊपर काफी लंबा समय बिताया है, और वही एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हो अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो, वर्क फ्रॉम होम आपने किया रहेगा। साथ ही में बहुत सारी अप्रेंटिसशिप्स आती हैं, वर्कशॉप्स आती हैं, वॉलंटियर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। देखो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देखोगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। समझे? तो एक्सपीरियंस वाले पार्ट में क्या चीजें डालनी है। उसके बाद अगला एक और मेजर पार्ट आप कह लो जो है अचीवमेंट का। ठीक है, अब अचीवमेंट में क्या चीजें डालनी चाहिए? पहली चीज तो ये कि आपने करिकुलम में, जैसे कि आप अपना कॉलेज में थे तो वहां पर आपने क्या क्या अचीवमेंट लिए थे, ये एक अचीवमेंट हो जाएगी। दूसरी अचीवमेंट रहेगी आपके स्टेट नेशनल इवेंट्स में अगर आपने कुछ भी अचीवमेंट लिया रहेगा, चाहे आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ रहेगा, आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए रहेंगे जहां पर आप एज एन मेन स्पीकर थे, तो ऐसी अगर आपने कोई चीजें की रहेगी तो आप अचीवमेंट के अंदर ये चीजें शोकेस कर सकते हो। अचीवमेंट के अंदर और एक डिपार्टमेंट आता है स्पोर्ट्स का। ठीक है, अब स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इंडस्ट्रियल बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कैसा रहता है मोस्टली जो इंडस्ट्रीज रहती है उनके बहुत सारे हेड ऑफिस रहते हैं। अभी अगर आप सन फार्मा की बात करो तो बहुत सारे आपको हेड ऑफिस मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो उनके ऑफिस में ना स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, समझ रहे हो? तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे हो, आपने 2 3 बार नेशनल वगैरह रिप्रेजेंट किया है, बट अभी फिलहाल के टाइम पे आपको जॉब पे ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, तो हाँ ये चीजें मदद कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, जब एक इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसका मतलब क्या कि इसकी फिजिकल हेल्थ काफी बेटर होगी, ये बंदा बीमार भी कम पड़ेगा, इसको अगर मैं 10 12 घंटे भी काम करवाने को जाऊं तो तकलीफ नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, बंदा इल नहीं होगा ज्यादा। ये फायदा होता है अगर आप एक स्पोर्ट्स कैंडिडेट हो तो आपका सिलेक्ट होने के फैक्टर काफी ज्यादा यहां पर बढ़ जाए, समझे? और भी बहुत सारी चीजें यहां पर इंक्लूड कर दी जा सकती है जिनको अगर आप इंक्लूड करो तो ठीक ठाक रहेगा, बट मेक श्योर आपका रेज्यूमे लेंदी नहीं होना चाहिए, कुछ भी करके आपका रेज्यूमे लेंदी नहीं होना चाहिए। उसके बाद काफी सारी कह लो आप चीजें आ जाती हैं, हॉबीज वगैरह आ जाती हैं, ये इंतजार आ जाता है, तो ज्यादातर इन पे कोई फोकस करता नहीं है, समझ रहे हो? मेन 3 4 चीजें ही होती हैं, पहली है स्किल्स, दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तीसरी एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। 3 4 चीजें हो जाएगी तो इनाफ होती है, उसके बाद तो कंपनी को फर्क भी नहीं पड़ता कि आप कौन हो क्या हो, समझ रहे हो? जब तक आप एक कंपनी को बेनिफिट नहीं दे सकते, कंपनी आपको क्यों रिक्रूट करेगी? गिव देम अ रीजन टू रिक्रूट योरसेल्फ, समझिए? ये बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा, काफी सारे ज्वाइन अप भी हो चुके हैं जिनके पास स्किल्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक बीटेक बीएससी की डिग्री लेकर के बैठे हैं। कोई भी चीज पूछ लिया जाए कि अच्छा आपको ये इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने को पता है, नहीं पता है। अच्छा आपके पास किस तरीके की स्किल्स है, क्या आपको एक्सेल पावर पॉइंट चलाने आता है, नहीं आता है, तो क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? और द पॉइंट, ये मेजर मेजर पॉइंट बनता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये चीज के ऊपर नहीं फोकस करते हैं, तो आपको इन चीज के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखना, समझे? लास्ट में मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा, जितना हो सके उतना ज्यादा जॉब्स में आप लोग रेज्यूमे भेजिए। रिप्लाई आता है अच्छी बात है, देखो जब तक आप अप्लाई ही नहीं करोगे तब तक आपको सिलेक्ट होने का चांस कैसे बनेगा? लेट मी ऑल्सो नो कि भाई ये कैसे हो सकता है, जादू होएगा? नहीं, समझ रहे हो? तो जितना हो सके उतना ज्यादा चीजों में अप्लाई करो। मैं यहां पर बैठा हूं आपको जॉब्स की अपडेट प्रोवाइड करने के लिए, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं, समझे? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय।